बात जब पढ़ रहे थे, एनाटॉमी पढ़ रहे थे, तो उसमें देखिए कि ये जो तीनों तत्व हैं, ये फायर और वाटर इन दोनों के प्रेजेंस से बनता है पित्त, एयर और स्पेस से वात, और वाटर और अर्थ से कफ। ठीक है, ये किसी ने पूछा था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, अदरवाइज ये आपके इसमें है नहीं। ठीक है, अब ये जो पंच प्राण होते हैं ये कैसे होते हैं, जो हमारा चेस्ट पोर्शन होता है, ये जो इतना आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये होता है प्राण। इस प्राण का नाम भी क्या है, प्राण है। फिर जितना ये येलो दिख रहा है ये होता है समान, और आपको जितना ये रेड स्पेस दिख रहा है ये होता है अपान। तो प्राण और अपान के बीच के हिस्से में समान रहता है, और जो उदान होता है ये हमारे ऊपर सिर वाले हिस्से में उदान रहता है प्राण, और जो व्यान होता है ये पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। हर जगह जहां भी स्पेस होता है वहां पर उदान प्राण होता है। तो इस तरह से ये 5 प्राण होते हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैले हुए रहते हैं, और इनको आप इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि देखिए जैसे अगर प्राण है तो ये चेस्ट के आसपास है, तो ये हमारे किस सिस्टम से कोरिलेट करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट से। ये हमारा जो समान प्राण है ये किससे कोरिलेट करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से। और जो अपान है ये करेगा एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। व्यान है ये पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम से कोरिलेट करेगा, चाहे वो लिम्फेटिक हो चाहे ब्लड हो। और उदान है ये हमारा अपर जो ब्रेन पार्ट होता है, हमारे जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं दोनों से ये कोरिलेट करेगा। ठीक है, तो अगर इस पिक्चर को आप याद रखेंगे तो आपको काफी चीजें ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगी, याद नहीं करनी पड़ेंगी। अब हम इन प्राण के फंक्शन देखते हैं। तो ये जो प्राण है, प्राण एरिया हमने आपको बताया था चेस्ट के आसपास है, और ये मुंह से या गले से लेके हार्ट तक होता है, और ये किससे, ब्रीदिंग से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, लंग्स से, हार्ट से, इससे कोरिलेट होता है। नेक्स्ट होता है अपान प्राण। अपान प्राण हमारा जस्ट पेल्विक रीजन में होता है, और पेल्विक रीजन में मतलब नेवल से लेके नीचे के हिस्से में, थाई के ऊपर तक हिस्से में। तो ये किससे एसोसिएट रहेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम से। मतलब जब जैसे हम जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल पास आउट करते हैं हमारी बॉडी से, वो किस प्राण के कारण बाहर की तरफ आता है, अपान के कारण, चाहे वो स्टूल हो या यूरिन हो। और इवन जब प्रेग्नेंट लेडीज कोई भी होती है और उसकी डिलीवरी होती है, तो वो जो बेबी शरीर से बाहर आता है वो काम कौन करता है, अपान प्राण। तो इसीलिए जब हम नेटल योग लेते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा नेटल योग का, जो गर्भ अवस्था के दौरान किया जाता है, तो उसमें जैसे ही 9th मंथ शुरू होता है प्रेग्नेंट लेडीज का, तो हम इस अपान प्राण को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे डिलीवरी नॉर्मल हो और इजीली हो। क्योंकि जितना ये अपान प्राण स्ट्रांग होगा उतनी तेजी और सहजता के साथ वो बेबी को बाहर की तरफ पुश कर देगा। फिर समान, समान प्राण का एरिया क्या है, नेवल। तो ये पूरा एसोसिएशन इसका होगा डाइजेस्टिव सिस्टम से, हमारे पाचन तंत्र से। तो जिनको भी प्रॉब्लम होती है इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, उन सब के लिए क्या जरूरी होता है कि वो समान प्राण को स्ट्रॉन्ग करें। ये प्राण जब वीक होता है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें होने लगती है। फिर उदान, उदान का एरिया कहाँ है, सिर वाला। तो ये मेंटेन करता है एक तो हमारी बॉडी को बैलेंस करना, और दूसरा हमारा बोलना, देखना, सुनना, इन सारी चीजों को
उदान प्राण मेंटेन करता है। अब बॉडी बैलेंस करना मतलब क्या होता है? जैसे हम खड़े हैं या बैठे हैं और मान लीजिए हम लेफ्ट या राइट कोई भी एक साइड झुक रहे हैं, तो कहीं एक ऐसा पॉइंट आता ना कि आपको लगता है कि अब गिर जाएंगे, तो आपके ब्रेन में एक सिग्नल होता है और आप अपने आप को सीधा कर लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि लेफ्ट साइड झुक रहे तो झुकते जा रहे झुकते जा रहे, तो फाइनली क्या होगा, आप गिर जाएंगे। तो ये जो बॉडी बैलेंस मैकेनिज्म है, ये मालूम है किस जगह से होता है? ये होता है हमारे कान से। ठीक है, कान के अंदर एक कैविटी होती है और उस कैविटी में एक लिक्विड भरा हुआ होता है और उस लिक्विड में कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे गोल ग्रेन्यूल्स डले रहते हैं, बहुत अधिक संख्या में। तो जैसे ही हमारी बॉडी किसी और भी झुकती है, चारों डायरेक्शन में से कहीं भी, तो वो ग्रेन्यूल एक साइड जाते हैं और हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आपकी बॉडी एक साइड झुक रही है, और हम अपनी बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में करके सीधा कर लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने एक वो हॉरिजेंटल प्लेस देखते हैं तो देखा होगा ना, एक मर्क्यूरी का बबल रहता है, तो वो जैसे ही नीचे जाता है, तो किसी को भी हॉरिजेंटल देखना तो हमको उस मर्क्यूरी बबल को सेंटर में रखना पड़ता है। अब इसमें आपने एक वर्टिगो प्रॉब्लम आजकल बहुत होती होगी, उसका नाम सुना होगा। वो एक्चुअली इसी आपका ये जो मैकेनिज्म है, ये वीक होने का ही रीजन है। उसके रीजन बहुत सारे होते हैं। हो सकता है आपका जो लिक्विड है वो खत्म हो गया है, हो सकता है आपके जो कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रेन्यूल्स हैं वो कम या ज्यादा हो गए हैं, तो ऐसे रीजन बहुत होते हैं। लेकिन ये जो मैकेनिज्म है, इसमें प्रॉब्लम होने के कारण ही आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है। और उसमें क्या होता है कि आपको चूंकि समझ में नहीं आता कि आप बैलेंस कैसे बनाए, तो आपको चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेफ्टी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो जैसे ही ब्रेन देखता है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं और गिर जाऊंगा, इससे बेहतर है कि चक्कर आने लगे, तो वो व्यक्ति अपने आप वहीं बैठ जाएगा। ठीक है। और व्यान चूंकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट रहता है प्राण, तो ये हमारे जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, चाहे वो नर्वस हो, चाहे लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो, उन सारे सिस्टम्स को मैनेज करता है। ये पांचों प्राण सभी को आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब ये इस तरह से 5 प्राण होते हैं और 5 उप प्राण होते हैं। उप प्राण कौन कौन से होते हैं? देवदत्त, कृकल, नाग, कूर्मा, धनंजय, ये 5 होते हैं। ठीक है। सो अब हम इनके काम देखेंगे कि इनकी क्या लोकेशन होती है और इनके क्या काम होते हैं। नाग वायु जो होती है या नाग प्राण, ये हमारे मुंह, गले, इन दोनों के बीच में होती है। और इसका काम क्या होता है? जैसे छींक आना या उबासी आना, ये नाग वायु का काम है। कूर्मा वायु जो होती है, ये हमारी आंखों को ऑपरेट करती है या आंखों को एनर्जी देती है। तो इसका काम होता है जैसे पलकों को झपकना, आंख के अंदर की जो नमी है उसको मेंटेन रखना, ये दोनों काम कूर्मा प्राण के होते हैं। कृकल, कृकल गले में पाया जाता है, तो ये भूख प्यास को से रिलेटेड होता है। और साथ में जो हमें जम्हाई आती है ना, सॉरी ये ऊपर वो था जो डकार होती ना, पेट भरने के बाद नाग में छींक और डकार, है ना। और जो जम्हाई आती है वो यॉनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो कृकल के कारण होती है। देवदत्त, देवदत्त हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, तो ये हमारे स्लीपिंग जो साइकिल्स हैं, हमारे कंसंट्रेशन है, फोकस की जो एबिलिटी है, उन सब पर कंट्रोल रखता है। अगर ये कम या ज्यादा हो जाता है तो हमको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, मतलब हमारे जो स्लीपिंग साइकिल्स होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। हमारी जो नींद होती है वो 5 साइकिल्स में कंप्लीट होती है। तो होता है कि 1 या 2 साइकिल तक ही हम पहुंचे
और उसके आगे नहीं गए। तो होता ना, कई बार आप सो के उठते तो आप अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, और कई बार आप उतना ही सो लेते हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि थकान कम नहीं हुई है। उसका रीजन ये है कि जब तक आपकी स्लीप 4th साइकिल तक नहीं जाती है तब तक आपको फ्रेश फील नहीं होता है। ठीक है, तो ये और लास्ट है धनंजय। ये इस पूरी बॉडी में रहता है और ये पूरी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रांग बनाता है। और एक सिर्फ धनंजय प्राण ही ऐसा है जो डेथ के बाद भी बॉडी में रहता है। बाकी के ये जो 9 प्राण होते हैं, ये जैसे ही किसी ह्यूमन बॉडी डेड होती है तो ये पूरे 9 प्राण निकल जाते हैं, लेकिन ये जो धनंजय है ये आफ्टर डेथ भी बॉडी में रहता है। और फिर इसका काम क्या होता है कि जो ये बॉडी को फुलाता है या उसको जो उसमें सड़न होती है, ये सब काम धनंजय प्राण के। ठीक है, तो इस तरह अगर हम देखें तो ये जो हमारा पहला पिक्चर दिख रहा है, ये पूरा ऐसे एक छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक पथ बने होते हैं जिनमें पूरी एनर्जी सर्कुलेट होती रहती है। और हमारे प्राण क्या है, एक एनर्जी ही है, प्राण ऊर्जा भी हम बोलते हैं इसको। तो ये जो पूरे एनर्जी के पाथ हैं इनको हम कहते हैं नाड़ी। ठीक है, और ये नाड़ी हमारे पूरे शरीर में फैली रहती हैं, इवन ये शरीर के बाहर तक इस एनर्जी को फ्लो करती हैं और हमारे आसपास एक आउटर सर्किल बनाती हैं जिसको हम ऑरा कहते हैं। ठीक है, और हमारे बॉडी में ये जो आपको ब्लैक ब्लैक पॉइंट दिख रहे हैं ये सब चक्र हैं। तो हमारे हाथ पैर सिर सभी में बहुत सारे चक्र होते हैं, लेकिन इसमें मेन चक्र मतलब क्या है, ये जो एनर्जी है अपने जहां पर भी ये एनर्जी आपस में मिलती है और एक वर्लपूल बनाती है, एक भंवर जैसी रचना बनाती है, वो चक्र हो जाते हैं। तो मेन चक्र हमारे कौन से होते हैं, ये 7। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नाड़ी के बारे में ही जानेंगे। तो जो ये 7 चक्र की जो लोकेशन होती है, ये सबसे नीचे रेड मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि के पास मणिपुर, हार्ट के पास अनाहत, गले में विशुद्धि, दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र और सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र होता है। अब ये जो चक्र होते हैं ये नाड़ी से कैसे कोरिलेट होते हैं ये हम देखेंगे। आपको जो चक्र कुंडलिनी शक्ति है उसमें भी यही सब यूज होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा पहले हम इजी पिक्चर में देखते हैं। देखिए, ये आपके 1 2 3 4 5 6 ये षट चक्र हैं। ठीक है ना, सहस्त्रार चक्र जरूर है लेकिन वो षट चक्र के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर हुआ इतना? अभी ये देखिए, ईर्षिता जी कुछ बोलना चाह रही क्या? जी मैम, ये जो आपने प्लेक्सस पढ़ाया था हमें, तो ये चक्र की लोकेशन वही प्लेक्सस वाली होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, ओके, प्लेक्सस के पास ही होता है हर चक्र। थैंक यू मैम। तो इसमें देखिए जो हमारी नाड़ियां होती हैं जिनसे कि ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये मत करना भी अब अपना। प्लीज म्यूट कर लें जो अनम्यूट हो। तो जो हमारे योग और आयुर्वेद है उसके अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां पाई जाती हैं और ये 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियां प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगुला और सुषुम्ना। जब हठ योग हम पढ़ रहे थे तो हमने आपको अब नॉस्ट्रल से भी कोरिलेट करके बताया था कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना कैसे होती है। अभी देखिए ये 3 नाड़ियां प्रमुख हैं। अब ये मूलाधार चक्र से निकली, एक साइड से पिंगुला, एक साइड से ईड़ा, दूसरे चक्र पर ये क्रॉस होके अपोजिट साइड जाएगी स्पाइरल में, ये दिख रहा है। फिर तीसरे चक्र से फिर अपोजिट जाएगी। तो ऐसे हर बार ये अपोजिट जाते जाते आज्ञा चक्र पर ये आपस में मिल जाती हैं। तो इनका वे कैसा होता है, स्पाइरल वे, सीधा नहीं होता है।
और जहां पर भी ये आपस में एक दूसरे को मिलती हैं वहां पर एक चक्र होता है। यहां से देखिए पिंगुला ईड़ा ये आपस में मिली तो एक चक्र बना। तो ये कुल कितनी जगह मिलती हैं? 6 जगह। ठीक है। और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो बीच में आपको ये एक रेड दिख रहा है पूरा स्ट्रेट, ये सुषुम्ना नाड़ी है। उसका पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट होता है, वो कहीं भी स्पाइरल नहीं होती है। तो देखिए जिस भी पॉइंट पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों मिल रही हैं वहीं पर एक चक्र का निर्माण होता है। ठीक है। अब ये जो इनका यदि इनको हम ट्रांसफर सेक्शन टीएस सेक्शन में काटें तो ये कैसे दिखेंगी? इस तरह से पिंगुला, ईड़ा और बीचों बीच सुषुम्ना। क्लियर हुआ? तो हमेशा ये तीनों की नाड़ियां जो हैं जिस जगह पर मिलेंगी वहां पर एक चक्र होगा। ये उस चक्र से अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेंगी। यदि वो लेफ्ट है तो राइट साइड हो जाएगा, राइट है तो लेफ्ट साइड हो जाएगा। और आज्ञा चक्र पर ये तीनों मिल जाते हैं, इसीलिए आज्ञा चक्र को त्रिवेणी या संगम भी कहा जाता है। अब इन तीनों में भी, अभी तो हमने ये 3 पढ़ी, अब इन तीनों में भी जो सबसे मेन नाड़ी है वो है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 4 सर्किल्स में होती है। मतलब जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उसके अंदर भी 3 सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं। वो कैसे होती हैं? ये जो आपको रेड दिख रही है ये मेन सुषुम्ना नाड़ी है, और ये जो ब्लैक लाइंस दिख रही हैं ये ईड़ा और पिंगुला की हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, इतना क्लियर हो गया ये। अब जब हम इस सुषुम्ना नाड़ी के भी अंदर देखते हैं तो इसके अंदर 3 नाड़ी मिलती हैं। ये ऊपर सुषुम्ना का लेयर रेड, येलो जो है इसके अंदर होती है वज्र नाड़ी। वज्र नाड़ी के अंदर होती है चित्रांगिनी नाड़ी, जिसको चित्रा भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीजें बोला जाता है। और सबसे अंदर होती है ब्रह्म नाड़ी। तो ये जो हम चक्र पढ़ते हैं ना ये सारे ब्रह्म नाड़ी में स्थित होते हैं। अब ये जो नाड़ियां होती हैं ये चूंकि बहुत स्थूल रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो स्थूल रूप से ना दिखने के कारण इनके सूक्ष्म रूप को विज्ञान पहले नहीं मानता था। लेकिन डॉक्टर हिरोशी मोटोयामा इन्होंने इस पर बहुत काम किया है, और इन्होंने इसको नापने के लिए कुछ यंत्रों का भी निर्माण किया है, जिसको चक्र यंत्र, ऐसे 2-3 यंत्र इन्होंने निर्माण किए हैं जिससे हम इसकी एनर्जी को नाप सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद ही विज्ञान भी इसको, नाड़ियों के प्रवाह को मानने लगा है। और इससे क्या होता है कि हम किसी भी बीमारी का एडवांस में पता लगा सकते हैं। जैसे सपोज आपको एक्सक्रीटरी या रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड कोई बीमारी होने वाली है तो आपके नीचे के चक्र की एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर वो एनर्जी कम हो रही है इट मीन्स भविष्य में आपको कोई ना कोई बीमारी होने वाली है। तो यदि पहले ही हम उस एनर्जी को फिल कर दें तो हम उस एनर्जी से बच सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर अभी बहुत रिसर्च चल रहे हैं और काम चल रहे हैं। इन्होंने ही इसके लिए एक ASI या apparatus फॉर measuring the functional condition of meridians and their corresponding, ये शायद corresponding होगा आई थिंक, पता नहीं। तो इसका इन्होंने ASI का निर्माण किया, और इससे इन्होंने जो हमारे एनर्जी के लेवल्स हैं किसी भी चक्र के वो हम मेजर कर सकते हैं और उसको नाप सकते हैं कि चक्र में कितनी एनर्जी उस समय है। इसी पे जो नेक्स्ट एक फेमस एक्सपेरिमेंट है वो डॉक्टर
नागाहामा ने किया था, और उन्होंने ये बताया कि जब किसी भी प्राण प्रवाह से या किसी भी नाड़ी से कोई संवेदना गुजरती है तो लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर प्रति सेकंड समय लगता है, और नाड़ियों से जब गुजरती है तो 5 से 8 मीटर प्रति सेकंड, मतलब नाड़ियों से संवेदना बहुत तेजी से गुजरती है, जबकि प्राण प्रवाह से जो है वो थोड़ी सी धीमी गुजरती है। तो जब हमने ये देखा कि ये दोनों में इतना अंतर है, तो हमें मानना पड़ा कि इनका एक सूक्ष्म रूप भी है और नाड़ियों की प्रेजेंस है। जैसे अगर हम खाना खाते हैं तो खाना खाने में हमको फील पहले हो जाता है कि अभी हमको इतना खाना है, लेकिन जो ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है वो लगभग 5 से 6 सेकंड के बाद पहुंचता है कि आपका स्टमक फुल हो गया है ना। तो हमको लगभग आप एक रोटी एक्स्ट्रा खा चुके होते हैं जब आपको ये मैसेज पहुंचता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारे जो इमोशंस हैं वो तेजी के साथ जाते हैं कंपैरेटिवली मैसेज। डॉक्टर मोटोयामा ने एक और टेस्ट किया। ये एक पेंट होता है एक तरह का जो कि टेम्परेचर के से रिएक्ट करता है। उन्होंने इस पेंट को लेके ये एक्सपेरिमेंट किया और उस पेंट को पर्टिकुलर कुछ ऐसे स्पॉट्स पर लगा दिए जहां पर 2 या 5 मिनट तक उद्दीपन होने पर कुछ हाथों में जो चक्र हमने बताए थे अभी आपको कि हाथ और पैरों में भी चक्र होते हैं, उन स्थानों पर इस पेंट के कलर में परिवर्तन, मतलब वहां पर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने से गर्मी पैदा हुई और जिससे उस पेंट का कलर चेंज। तो ये भी शो करता है कि पूरे हाथ में के पेंट का कलर चेंज ना होकर पर्टिकुलर उस चक्र के स्थान का चेंज हुआ। इसका मतलब कि कोई ऐसा सर्किट है जो बॉडी में इस तरह से काम करता है। अब इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये एक सामान्य व्यक्ति, ऑर्डिनरी मैन का एक एनर्जी सर्किट है जिसमें ये सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक्ड होती है। इसकी जो कुंडलिनी शक्ति है ये सोई हुई होती है और ये पूरी सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक होती है। और वही जो हठ योगी होता है जो कुंडलिनी को जागृत करता है, उसकी ये कुंडलिनी जागृत होके ये ऊपर तक पहुंचती है और उसके एनर्जी का जो सर्किट होता है वो ब्लॉक नहीं होता है बल्कि पूरा फैला हुआ होता है। तो ये प्राण और नाड़ी के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम आएंगे पंचकोश पर। तो पंचकोश क्या है? पंचकोश हमारे बॉडी लेयर हैं। जो 5 लेयर्स होते हैं हमारी बॉडी के उनको हम पंचकोश कहते हैं और इनको हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है वो शरीर और चेतना 2 भाग में होता है। शरीर पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि से बनता है और ये जब तक बैलेंस रहते हैं तभी तक हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो हेल्दी रहती है। अब इसका जो दूसरा पक्ष है वो है चेतना, और चूंकि चेतना अधिक स्ट्रांग होती है और चेतना ही उस बॉडी को मूवमेंट देती है, तो ये चेतना या आत्मा 5 लेयर में घिरी हुई रहती है और ये जो 5 लेयर्स होती हैं इनको हम कोश कहते हैं और ये कोश को ही पंचकोश कहा जाता है। अब ये पंचकोश कौन कौन से हैं? ये थोड़ा सा दिख कम रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये 5 लेयर होती हैं: अन्नमय, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब हमारा जो प्राणमय कोश होता है वो स्थूल शरीर होता है, प्राणमय और मनोमय सूक्ष्म शरीर होता है, विज्ञानमय भी सूक्ष्म होता है। 1 सेकंड, बैटरी जा रही, मैं 1 सेकंड चार्जर लगा लूँ। हाँ, होल्ड कीजिए, वेट कीजिए।
तो इस तरह से यदि हम देखें कि हमारा जो अन्नमय कोश है वो स्थूल शरीर है और एनाटॉमिकल है, इसमें जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो सब अन्नमय कोश में आते हैं। प्राणमय कोश है, ये सूक्ष्म शरीर है और ये फिजियोलॉजिकल है, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो इस पोर्शन में आते हैं। और ये किस किस से मिलके बनता है? ये 10 ऑर्गन से मिलके बनता है। 5 प्राण और 5 कर्म इंद्रिय। हमारे जो मेन 5 प्राण होते हैं कौन कौन से? उदान, व्यान, समान, प्राण, अपान, और 5 कर्म इंद्रियों से मिलके बनता है। इसके बाद मनोमय कोश भी सूक्ष्म शरीर होता है और ये साइकोलॉजिकल होता है। और एक्सक्यूज मी इसमें मैम, जी बोले। मैम कर्म इंद्रियां ये हमारी 5 सेंसेस हैं या कुछ और है? नहीं नहीं, ये डिफरेंट है, मैं बताऊंगी आपको। ओके मैम, ओके। ये डिफरेंट है ना। ये जो मनोमय कोश है ये भी सूक्ष्म शरीर होता है और ये 5 ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जो हैं वही हमारी, जो आप सेंस ऑर्गन्स बोल रहे थे, ये ज्ञान इंद्रियां होती हैं और चित्त से मिलके बनता है, चित्त या माइंड। विज्ञानमय कोश अगेन सूक्ष्म शरीर होता है और ये हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस से बनता है। इसमें ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि आता है। और हमारा जो आनंदमय कोश है ये कॉजल बॉडी या कारण शरीर से मिलके बनता है और इसमें सारी जो अनकॉन्शियस चीजें होती हैं वो सारी इसके अंतर्गत आती हैं। इस तरह से देखें तो हम ये फिगर बनता है 3 ग्रॉस बॉडी, अन्नमय कोश, बाकी के 3 कोश सबटल बॉडी और कॉजल बॉडी, अन्न लास्ट कोश। और ये 5 कोश हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। अब चक्र के लिए यदि हम देखें तो हमारा फर्स्ट चक्र जो होता है वो अन्नमय कोश में होता है और 2 और 6 मनोमय प्राणमय कोश में, 4 और 6 मनोमय कोश, 5 और 6 आता है अंत में विज्ञानमय कोश में। और जो सहस्त्रार या कुंडलिनी शक्ति है वो आती है लास्ट में आनंद में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको, इन कोशों को, और यदि अन्नमय कोश को हम देखें तो ये हमारी बॉडी है या फूड शीट है। प्राणमय कोश को देखें तो ये हमारा एनर्जी शीट है। मनोमय को देखें तो ये माइंड है। विज्ञानमय को देखें तो ये हमारी इंटेलिजेंस शीट है और लास्ट देखें तो ये हमारी ब्लिस शीट है। तो इस तरह से ये 5 कोश पूरी एनाटॉमी को बनाते हैं। ये इसी का एक शॉर्ट है जो अभी हमने पिक्चर में पढ़ा हुआ था, ये उसी का शॉर्ट फॉर्म है। और जैसे जैसे हम अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की तरफ जाते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो सबटल होती जाती है और हमारी कॉन्शियस लेवल बढ़ती जाती है, ऊपर उच्च स्थिति में पहुंचती जाती है। अब इनको ये कैसे रहते हैं, देखिए ये लगभग इस स्ट्रक्चर में रहते हैं कि एक के ऊपर एक 5, जिसको हम, ये सिर्फ साइज का अंतर होता है लेकिन हमारा शेप एग्जैक्ट वही होता है कि ये 5 कोश एक के अंदर एक होते हैं। जैसे कभी हम कोई 5-6 डब्बे का सेट लेके आते हैं ना, तो उनका शेप सबका सेम होता है, साइज डिफर होता जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं कि सबसे अंदर जहाँ आत्मा रहती है आनंदमय कोश, उसके ऊपर विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और सबसे ऊपर अन्नमय कोश। ये आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, पिक्चर में। अब हम देखते हैं कि सबसे पहली जो शीट है अन्नमय कोश, ये क्या होती है। तो ये
एक तरह से इसको पृथ्वी का रस कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी से जितनी भी चीजें पैदा होती हैं जैसे फल, अनाज, इन सब चीजों से इसका निर्माण होता है, इसकी वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, और ये हेल्दी रहती है, और सबसे अंत में ये फिर से उसी पृथ्वी पर मिल जाती है। तो इसको हम चूंकि ये पूरी अनाज से ही उत्पन्न होती है और अनाज से ही इसका पोषण और ग्रोथ होता है, इसीलिए इसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको मैटर कहा जाता है, और जितने भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स, एंजाइम्स ये रहते हैं, ये सब इसी कोश के अंतर्गत हो जाते हैं। और ये मृत्यु के बाद हमारा जो एक स्थूल अन्नमय है ये तो नष्ट हो जाता है, लेकिन इसके साथ इसका जो सूक्ष्म तत्व है वो नष्ट नहीं होता। अब हमारी जो भी आकृति है, जो भी हमारा चेहरा है, या जो भी हमारी फिजिक है, वो सब किसके कारण होता है? अन्नमय कोश के ही कारण होता है। और ये अन्नमय कोश ही है जो हमारे तीनों शरीर पर इफेक्ट डालता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इसीलिए कहा जाता है कि जो आप अनाज खाते हैं उसका भी आपके तीनों शरीर पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? जो भी आपने अनाज खाया उसका स्वाद का प्रभाव स्थूल शरीर में आएगा, तो स्थूल शरीर में स्वाद और भार के रूप में आएगा। उसका सूक्ष्म प्रभाव गुण आएंगे उसके, और जो कारण शरीर में है उसके संस्कार आते हैं। यह भी शायद थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया भी था। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि अगर हम सात्विक भोजन करें जो सात्विक विचारों के साथ बनाया गया हो, तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है और मन भी स्वस्थ होता है। अब इसका हम कैसे इसको हम ठीक रखते हैं? तो इसको अगर कोई डिजीज हो जाती है तो संयम, आहार, चिकित्सा, शल्य क्रिया, व्यायाम, मालिश, इन सब से इसको स्वस्थ रखा जाता है। और इसको और हेल्दी बनाने के लिए उपास, आसन, सत्व शुद्धि मतलब सात्विक भोजन, तपस्या, ये सब इसके साधन है जिससे हम इसको और अधिक परिष्कृत कर सकते हैं या इसको और अधिक हेल्दी बना सकते हैं। सेकंड हो प्राणमय कोश। प्राणमय कोश इसके अंदर का सेकंड आवरण है, और ये ऊर्जा, स्फूर्ति और उत्साह का कार्य करता है। मतलब एनर्जी लेवल जो भी है वो इस प्राणमय कोश में ही रहेंगे। तो ये किसका प्रतीक हो गया? जीवन शक्ति और शक्ति सामर्थ्य का ये प्रतीक हो जाता है। अब स्थूल शरीर से जो हमने खाना खाया वो किस में कन्वर्ट होता है? ऊर्जा में। और जब वो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है तो वो प्राणमय कोश में आ जाता है और शरीर को चलाता है या शरीर को ऊर्जा देता है। अब हमारा जो पूरा शरीर है ये छोटी छोटी कोशिकाओं से या सेल्स से मिलके बना है, और उन सेल्स को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, और दूसरा उसका न्यूक्लियस या नाभिक। तो जो उसका जो साइटोप्लाज्म है उसको हम रसायन कह सकते हैं, और जो उसका न्यूक्लियस है उसको हम संस्कार कह सकते हैं। तो ये किस किस एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में मिल जाता है? नाभिक, न्यूक्लियस या नाभिक में प्रकाश, ताप, चुंबकत्व, विद्युत, ध्वनि और गति के रूप में मिलता है। और इसी पूरे ऊर्जा से जो शरीर बनता है उस शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर, क्योंकि सूक्ष्म शरीर पूरा ऊर्जा से भरा हुआ होता है। अब साइंटिस्ट इसको जैव विद्युत या बायो इलेक्ट्रिकल के नाम से जानते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं जो कि गतिशील होते हैं। और प्राणमय कोश का किलियन फोटोग्राफी की सहायता से हम इस कोश का पिक्चर ले सकते हैं, कि इस कोश का हम पिक्चर लेके उसको एनालाइज करते हैं कि कहाँ पर कितनी ऊर्जा है और कहाँ पर हम स्वस्थ हैं और कहाँ पर भविष्य में बीमारी हो सकती है। तो इस कैमरे के थ्रू इस कोश की फोटो ली जा सकती है। और इसको परिष्कृत हम कैसे कर सकते हैं? प्राणायाम, बंध, मुद्रा, इन सब साधनों से हम जो हमारा प्राणमय कोश है उसको हम शक्तिशाली या हेल्दी बना सकते हैं। अब आप में जो भी ऊर्जा
दिखती है, चेतना, स्फूर्ति, तत्परता, ये दिखते हैं, ये सब प्राणमय कोश की प्राण शक्ति के कारण ही है। जैसे ही प्राणमय कोश में एनर्जी लो होगी तो आपको डल लगने लगेगा, आपको दुर्बलता आने लगेगी, वीकनेस लगने लगेगी। तो आपकी ये जो स्फूर्ति है या आलस है, ये किस पे डिपेंड करता है? प्राणमय कोश पे। और आप देखिए कि जिनका ऊर्जा लेवल हाई होता है, जैसे बहुत ऋषि होते हैं, ऋषि मुनि, ये लोग शारीरिक रूप से कमजोर भी दिखें तो भी इनका एनर्जी लेवल कमजोर नहीं दिखता है। और जब एनर्जी लेवल हाई होता है तो उनमें संकल्प, साहस, दृढ़ निश्चय, ये सब बहुत हाई हो जाते हैं। और उनकी वाणी, उनके चेहरे की चमक, ये सारी चीजें भी आपके इसी प्राणमय कोश की ऊर्जा के हाई होने के कारण दिखती हैं। अब आते हैं हम तीसरे कोश पे, मनोमय कोश। मनोमय कोश अन्नमय कोश और प्राणमय कोश दोनों के अंदर रहता है, लेकिन ये इसको हम शारीरिक आत्मा, प्राणमय कोश की इसको शारीरिक आत्मा कहा गया है कि ये जो ऊर्जा प्राणमय कोश में रहती है पूरी, वो ऊर्जा प्राणमय कोश में रहती है, लेकिन उसको मेंटेन कौन करता है? मनोमय कोश। ऊर्जा कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है, ये सारी क्रियाएं या रेगुलर फ्लो हो रही है या कहीं रुक रही है, इन सबको ऑपरेट करता है मनोमय कोश। इसीलिए इसको प्राणमय कोश की शारीरिक आत्मा भी कहा जाता है। और इसको वैज्ञानिक की भाषा में जैव चुंबकत्व, बायोमैग्नेटिक हम कहते हैं। और जितनी भी गामा, बीटा, लेजर, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये सब जो एनर्जीज हैं वो इसमें मिलती हैं। और ये जब तक बैलेंस रहती हैं तब तक हमारी बॉडी हेल्दी होती है। और जब भी ये इम्बैलेंस होती हैं तो हम किसी ना किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। और जो हमारा प्रभा मंडल या आभा मंडल या ऑरा जिसको कहते हैं, इन सब का कैसा होगा वो किस पे डिपेंड करता है? मनोमय कोश पे। और ये जो बायोमैग्नेटिक है, ये हमारी बॉडी को दो पोल्स देता है, नॉर्थ और साउथ पोल। तो जो हमारा मूलाधार चक्र होता है वो होता है साउथ, और जो सहस्त्रार होता है वो होता है नॉर्थ। इसीलिए बोलते हैं ना कि दक्षिण की ओर सिर रख के नहीं सोना चाहिए, उसका रीजन यही है। अब इसका, चूंकि ये मनोमय कोश मन से बनता है, तो इसको हम कैसे परिष्कृत कर सकते हैं? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, जप के द्वारा, त्राटक, ध्यान, इन सब से इसके हम एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं और इसको परिष्कृत कर सकते हैं। और इसको परिष्कृत जब हम करते हैं तो हमको क्या क्या शक्तियां मिलती हैं? विचार संप्रेक्षण, टेलीपैथी जिसको बोलते हैं, दूरदर्शन, दूर श्रवण, सम्मोहन, ये सारी चीजें हमको इस कोश के प्रबल हो जाने से प्राप्त होती है। फिर चौथा जो कोश है वो विज्ञानमय कोश है। और विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान। तो शरीर के बारे में विशेष ज्ञान क्या है? कि जो आपको ये बोध करा दे, आप में ये अवेयरनेस ला दे कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है, वो विशेष ज्ञान विज्ञानमय कोश में रहता है। और ये ज्यादातर मस्तिष्क में रहकर कार्यरत रहता है। और बुद्धि और ज्ञान इंद्रियां, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। इसका परिष्कार हम कैसे कर सकते हैं? सोहम साधना, ओम चैंटिंग, स्वर योग, चक्र, कुंडलिनी जागरण, इन सब चीजों से हम इसको परिष्कृत कर सकते हैं। और जब ये परिष्कृत हो जाता है तो मनुष्य अपनी चेतना की उच्चतम स्थिति के एकदम करीब होता है, वो आध्यात्मिक जगत में काफी ऊपर तक जा चुका होता है। लास्ट है आनंदमय कोश, ये पांचवा आवरण है।
और यहाँ तक जब वो पहुंचता है तो उसके पास सिर्फ आनंद, शांति, सुविधा, स्थिरता, निश्चिंतता और अनुकूलता, ये भाव रह जाते हैं। और चूंकि वहां आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं रहता है, आनंद और शांति के अलावा, इसलिए इसको आनंदमय कोश कहते हैं। क्योंकि जैसे ही विज्ञानमय कोश तक व्यक्ति पहुंचता है तो वो सारी चीजों से परिचित होकर और सिर्फ आनंद की अनुभूति करता है, बाकी चीजों से वो परे हो जाता है। और जब बाकी चीजों से परे हो जाता है तो सिर्फ आनंद की उसमें इस स्थिति में रहता है। और इसको जो हम इसकी जागृति अयम आत्मा ब्रह्मा, तत्वमसि, सोहमसि, शिवोहम, इन सब की अनुभूति वो इस कोश में आके कर लेता है। इस कोश में आके उसको और अधिक इसका परिष्कार नहीं करना रहता, क्योंकि वो अपनी सर्वोच्च स्थिति पर है। इसीलिए यहाँ उसको और आगे बढ़ाने की कोई विधि नहीं दी गई, क्योंकि वो उसके सामने सारी जितनी भी मिस्ट्री है वो सॉल्व हो चुकी है और वो अपनी चेतना की उच्च स्थिति में है। साइंस में इसी को कहा जाता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। RAS का नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे। सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है यहीं से, RAS से। तो इसके अनुसार इस स्थान को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है, या इसी को डिफ्यूज थैलेमिक प्रोजेक्शन सिस्टम कहा जाता है, या इसी को स्पेसिफिक थैलेमिक प्रोजेक्शन सिस्टम कहा जाता है। लेकिन जो सबसे फेमस नाम है वो RAS है। ये तीनों एक ही जगह के नाम है, लेकिन जो बहुत ज्यादा यूज में होता है वो RAS नाम से ही होता है। और इसमें जब व्यक्ति जाता है तो वो किसके थ्रू पहुंचता है? नाद साधना, बिंदु साधना, कला साधना, इन सबको जब वो विज्ञानमय कोश में आता है और इन सबको करता है तो फाइनली आनंदमय कोश का जागरण होता है और वो आनंदमय कोश में पहुंच जाता है। और इस समय व्यक्ति की चेतना एक देवत्व को प्राप्त करती है, देवता के स्तर तक वो आ जाती है। अब देखिए ये पूरा एक समराइज है कि अन्नमय कोश से में क्या क्या होना चाहिए? निरोगता, दीर्घ जीवन, चिरयौवन। और इनके क्या उपाय हैं? योगासन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या। प्राणमय कोश में ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, ओज, तेज, यश, इनके लाने के उपाय हैं प्राणायाम, बंध, मुद्रा। मनोमय कोश आकर्षक, व्यक्तित्व, धैर्य, मानसिक संतुलन, एकाग्रता, बुद्धिमत्ता। इस तक पहुंचने के उपाय हैं जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा साधना। विज्ञानमय अतीन्द्रिय क्षमता, दिव्य दृष्टि, दैविक गुण, सज्जनता, सहृदयता। और यहाँ तक पहुंचने के उपाय हैं सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, स्वर संयम, ग्रंथि वेद। आनंदमय में आत्मा का साक्षात्कार होता है, ईश्वर दर्शन होता है, अखंड आनंद होता है। यहाँ तक पहुंचते किस जरिए है? नाद साधना, बिंदु साधना, कला साधना, तुर्य स्थिति। तो ये एक जो अभी तक हमने पढ़ा उसका पूरा समराइज है। तो यहाँ आपके 2 टॉपिक खत्म होते हैं, प्राण, नाड़ी और पंचकोश।